नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। अगर आप पेरेंट्स हैं और बीमार होने पर अपने बच्चों का इलाज घर में रखी हुई दवाओं से बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद ही करते हैं तो यह आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जानकारों के मुताबिक अक्सर पेरेंट्स बच्चों को अपने हिसाब से भी दवा की डोज दे देते हैं, लेकिन भूल से भी ऐसा करने की गलती ना करें, क्योंकि इससे बच्चे को सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से लेकर उसकी जान जा सकती है। आज हम इसी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसे सभी माता पिता को जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद हमारे साथ दो स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ खास मेहमान भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि अगर कफ सिरप ना दें तो फिर बच्चों की खांसी कैसे ठीक करें। ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबर ने बच्चों को दी जाने वाली दवा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दुखद घटना सभी माता पिता के लिए एक चेतावनी भी है। अक्सर कुछ लोग बिना सोचे समझे केमिस्ट से कफ सिरप खरीदकर बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ये आदत जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों का शरीर बहुत संवेदनशील होता है और गलत दवा या गलत खुराक देने से गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। से ये सामने आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आशंका इस चीज की हो सकती है कि या तो सेप्सिस के कारण या दूसरा जो मेडिकेशन दिया जा रहा था, या तो वो एक्सेसिव मात्रा में चला गया, या उसमें कोई केमिकल एक्सेसिव मात्रा में था, या कोई ऐसा केमिकल किसी पर्टिकुलर बैच में मिल गया हो जो कि उस मेडिसिन में नहीं होना चाहिए था, तो उसके कारण भी मृत्यु या जिसको कह सकते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है और उसके कारण डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को कोई भी दवा, खासकर कफ सिरप देते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना दे, लेवल और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, बच्चों की सही खुराक का ध्यान जरूर रखें, बीमार बच्चे को पुरानी दवाइयाँ देने से बचें, दूसरे बच्चे के पर्चे की दवा अपने बच्चे को ना दें। जो आम तौर पर मात्रा है बहुत नियंत्रित मात्रा दी जाती है। नियंत्रित मात्रा को अगर नियंत्रित समय के साथ दिया जाए तो ऐसी आशंका न्यूनतम होती है, क्योंकि बगैर परीक्षण के कोई भी कफ सिरप, न केवल कफ सिरप बल्कि कोई भी मेडिसिन मार्केट में नहीं आ सकती। जानकारों के मुताबिक डॉक्टर की सलाह के अलावा कुछ बातें माता पिता को भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के बीमार होने पर उसे कंप्लीट रेस्ट दें, जितना संभव हो बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, बच्चे को गुनगुने पानी से गरारे करवाएं। सरकार और दवा नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि बाजार में कोई भी जहरीली या मिलावटी दवा ना बिक सके। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को दवा देते समय सावधानी बरतें। किसी भी तरह की असामान्य समस्या दिखे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पेरेंट्स के तौर पर आपके मन में कई सवाल होंगे जो आप ये डिबेट देख रहे हैं, जो आप ये खास पेशकश देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन के सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर सकूं। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अमूल्य निधि जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश बागड़ी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अमूल्य निधि जी के पास आ रहा हूं। अमूल्य जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, बच्चों को खांसी हुई और उसके बाद हमने देखा कि 11 बच्चे सरकारी कागजों में अब तक जान गंवा चुके हैं। ये पूरा मामला छिपा नहीं है किसी से। जो माता पिता हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस हद तक या किस उम्र तक बच्चों को कफ सिरप देना अवॉइड करें। अमूल्य जी, मैं सुन नहीं पा रहा आपको, अपनी टीम से कहूंगा कि मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। कुछ दिक्कत है, वो ठीक कराते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी हमारे साथ सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछ रहा हूं शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है
कि किस उम्र तक और किस हद तक हम अपने छोटे बच्चों को कफ सिरप देना अवॉइड करें? नहीं, देखिए, ये कफ सिरप देना अवॉइड करना कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है, देखिए, ये एक हादसा हो गया, इस कारण से कफ सिरप को लेकर हाहाकार मच गया है। और कई बारी हम ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहते कि कफ सिरप देना अवॉइड करें। लेकिन पहले, जैसे कि आपके एंकर ने भी कहा था, बच्चे चूंकि बहुत छोटे रहते हैं, उनके शरीर का वजन बहुत कम रहता है, और बच्चों को अक्सर दवाइयाँ जो हम लोग देते हैं वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गांव खेड़े में बैठे हुए हैं, इवन क्वालिफाइड लोग भी जो हैं, कई बारी इस बात को अवॉइड करते हैं और बच्चों को दवाइयाँ जो है इंडिस्क्रिमिनेटली आधा चम्मच दिन में 3 बार, 1 चम्मच दिन में 3 बार, इस तरीके से दे देते हैं। तो कायदे में बच्चों को क्या ऑप्टिमम डोज होना है, ये हमको बहुत ही ज्यादा पुख्ता करना पड़ता है, और उस हिसाब से बच्चों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कफ कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कफ कई बारी प्रोडक्टिव कफ होता है, जिसके अंदर बलगम भी निकलता है। कफ कई बारी ड्राई कफ होता है। कई बारी बच्चों को 1-1 महीने तक कफ होता रहता है। तो पहले कारणों की जांच एक ईएनटी सर्जन या पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, ये 3 लोग इस स्पेशलिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि क्या कारण से बच्चे को खांसी हो रही है, और उसके अनुसार से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बच्चे की खांसी एक ऐसी सामान्य खांसी नहीं है जिसको आप ओटीसी की तरह, जैसे कि कई बार मरीज हमारे पास आते हैं, सर बच्चे को 3 दिन से खांसी हो रही थी और हमने बाजार से ये दवा लेके दे दी, या घर में हमारे सिरप पड़ा था हमने दे दिया। इस तरीके की प्रवृत्ति जो है बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट देना खांसी का, ये बहुत ही घातक है। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जो लोग स्पेशलिस्ट हैं, इवन हमको भी अगर कई बार ये लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, जो कि केवल 1 महीने का है और उसको कफ सिरप कोई देना है, तो हम इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को फोन लगाते हैं और उससे कई बार पूछते हैं कि इस बच्चे को किस डोज में ये दवा दी जानी चाहिए। तो बच्चे को कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करने के पहले, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको दवा समुचित मात्रा में दें। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि माँ बाप को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि खांसी को हल्के में ना लें, क्योंकि बच्चों की खांसी थोड़ी समय में निमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, जो एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। आपको पता है कि देश के अंदर WHO निमोनिया के बारे में बताता है, और लाखों बच्चे निमोनिया के कारण काल कवलित हो जाते हैं। ये तो एक घटना हो गई है, लेकिन खांसी का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खांसी के बहुत सारे घातक प्रभाव हैं। और कई बार खांसी जो है इस बात को भी द्योतक करती है कि बच्चे के फेफड़े में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं चली गई है। तो पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है सकुशल वापस हो जाए। और कफ सिरप ना देने की कोई बात ही नहीं है, ये डिसीजन डॉक्टर लेगा। कोई अगर फॉर्मुलेशन ऐसी आ गई है जिसके कारण से कुछ घटनाएं हो गई हैं, तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि कफ सिरप नहीं देना चाहिए, लेकिन कौन सा कफ सिरप, किस कंटेंट को, कितनी मात्रा में, कितने दिन के लिए देना है, और क्या सिम्टम्स की मॉनिटरिंग है, डॉक्टर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछा सर, क्योंकि सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन आई उसमें यह कहा गया कि 2 साल से छोटे बच्चे को अवॉइड करें कफ सिरप देना, और 4 साल से छोटे बच्चे को अगर आप ना दें तो बेहतर है, बाकी जब बहुत जरूरी हो तो डॉक्टरी सलाह पर ही दें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी वही बातें कह रहा हूं कि डॉक्टरी सलाह से कफ सिरप देना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास कई बार 1.5 साल के बच्चे भी ऐसे आते हैं जिनको बहुत ही इंट्रैक्टेबल कफ हो रहा है, कि कफ रुक ही नहीं रहा है, और हम जब उनकी छाती के अंदर स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो पता लगता है एक तरफ जो है सांस ही नहीं आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर कई बार इस बात की संभावना होती है कि बच्चे ने कोई चने का दाना तो उसकी छाती में नहीं चला गया, कोई मूंगफली का दाना तो नहीं चला गया। तो इसलिए कफ को पूरी तरीके से एवेलुएट करना जरूरी है। एक्सरे चेस्ट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, सीटी स्कैन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बच्चे जो है इस उम्र से जो छोटे हैं उनको भी जो है खांसी होती है। और जो गाइडलाइन जारी करी वो इसीलिए जारी करी गई है कि लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कफ सिरप ना करें। अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो इस तरीके के हादसे होते हैं, कई बार फॉर्मुलेशन के कारण और कई बार इनजुडिशियस प्रिस्क्रिप्शन के कारण। तो इस बात को हमको रोकना है। मैं इस पे आ रहा हूं सर आपके पास। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस वक्त डिबेट में डॉक्टर राकेश बागड़ी जी भी जुड़ गए हैं। आप पीडियाट्रिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स पे। डॉक्टर राकेश, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं जरा हमारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है अमूल्य निधि जी, उनके पास मैं जा रहा हूं। अमूल्य जी, आपके लिए मेरे पास सवाल है कि घर में क्या घरेलू ऐसा कोई उपाय है जिससे हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं खांसी जुकाम की स्थिति में? क्या हमें ट्राई करना चाहिए या नहीं, हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए?
देखिए पूरे ये कोविड का भी जो दौर था और कोविड के दौर में लोगों ने घर में जो घरेलू उपाय जो हमें बोलते हैं कि आजी का और दादी का नुस्खा जो होता है वो लोग यूज करते हैं। तुलसी का चाहे वो पत्ता यूज करे या फिर वो लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब यूज करते हैं एडल्ट्स में। बट सवाल जहां तक बच्चों का है, तो बच्चों को आप चूंकि अब लौंग और ये सब चीज तो नहीं दे सकते कि वो अटक जाए, तो उसको कोई इसी प्रकार का काढ़ा या किसी प्रकार का, देखिए कफ में क्या होता है सर्दी खांसी में, उसको चेस्ट में स्नूथिंग की दिक्कत होती है। इसलिए जो आप जितने भी कफ सिरप देखेंगे उसमें ग्लाइकोल की मात्रा और वही मात्रा ही होती है जिससे उसको बच्चे को आराम मिले। तो ये जो चीज है, ये चीजें अलग से हो सकती है। अभी जो डर पैदा हो गया है कि कफ सिरप के कारण से और बच्चों के, तो ये भी जरूरी है कि अगर 5 साल के कम बच्चों का, चाहे आप WHO का भी रिकमेंडेशन देखें, चाहे हत्ती कमीशन का रिकमेंडेशन, यूनिसेफ का रिकमेंडेशंस देखें, इसकी इफेक्टिवनेस पे भी एक सवाल है टेक्निकल की, कि क्या 5 साल से कम के बच्चों में और 2 साल से कम बच्चों में इसका कितना प्रभाव होता है। तो अगर ये जो नॉर्मल कफ सिरप जो चल रहा है और जो अभी मार्केट में उपलब्ध है उसमें एडल्टरेशन का मामला है, तो कफ सिरप जो ये जो लोग जाते हैं और दवाइयों में ले लेते हैं, उनको लगता है कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तो ये जरूरी उससे ले। उसके पहले 1 दिन या 2 दिन के सामान्य खांसी में या बुखार में जरूरी नहीं है कि आप घर में उसको घरेलू अपने जो नुस्खे हैं उसको देख के इलाज करें। और डर से, अभी जो एक डर का माहौल हो गया, आज ही मेरे पास फोन आया एक मरीज का उज्जैन से, मध्य प्रदेश में, और उसने बोला कि हम अस्पताल में हैं, ये इलाज नहीं मिला, ऐसा ना हो मेरे साथ छिंदवाड़ा वाली घटना हो जाए। तो मुझे उस पर चिंता मेरी बढ़ गई कि ये लोगों में ये जो भ्रम पैदा हो रहा है आम जनता के बीच में, इसे रोकने की जरूरत है। तो भ्रम में न रहे, कुछ जगह घटना घटी है जिसका कारण है क्योंकि गलत सप्लाई हुई है। जो ड्रग था वो ड्रग के सप्लाई का इश्यूज था। यहाँ डॉक्टर की भी गलती, देखिए आप नहीं सीधा सीधा बोल सकते कि डॉक्टर की उसमें है, सप्लाई जहां से हुआ है, सप्लाई का सिस्टम है। डॉक्टर की गलती की बात रही तो उसी पे मैं जरा एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या डॉक्टर की गलती है कि नहीं है। डॉक्टर राकेश बागड़ी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमूल्य जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, बाल रोग विशेषज्ञ एम्स के। डॉक्टर राकेश सर, एक बात बताइए, ये सबको क्लियर है ना कि 2023 से इस तरह का नियम है कि 4 साल से छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक आपको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है? सर मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ जी, कि जैसा हमने हमारे पीजी में जो भी पढ़ाई करी है, हमें जो सिखाया गया है इनिशियली से, ये अभी 2 के बाद की बात नहीं है, हमें शुरू से ही ये सिखाया गया है कि 4-5 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप अवॉइड करनी है। तो ये हमारी पढ़ाई पहले से ही हमें सिखाया गया है कि हमें नहीं देनी है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ कि सर मैक्सिमम 5 इयर्स बेबीज में जो कफ जो खांसी देखी जाती है वो ज्यादातर वायरल और एलर्जिक होती है। जो मोस्ट कॉमन कोज है खांसी का बच्चों में, 5 साल के छोटे बच्चों में, या तो वायरल कोज रहेगा, वायरल कई तरह के वायरस हैं उनकी वजह से होगा, या कुछ एलर्जिक की वजह से ज्यादा होगा। मैक्सिमम केस इसी चीजों के हैं। तो उनमें हमें हिदायत दी गई है कि उसमें कोई कफ सिरप नहीं देनी है, छोटे बच्चों को आपको अवॉइड करना होता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके, जैसे ENT हमारे सर साथ में जुड़े हुए ENT वाले सर, उन्होंने बताया, तो जो सर ने बताया फॉरेन बॉडी वाले हैं या इन जो प्रोलॉन्ग कफ वाले केसेस है, वो सर माइन्यूट केसेस है, रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में। उन स्पेशल सिनेरियो में हमें चेस्ट ऑस्कल्टेट करके, यानी चेस्ट को स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करके ही फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए, वो भी पेडियाट्रिशियन के अलावा। तो जो कॉमन जो प्रैक्टिस चल रही है सर आजकल, जो पेरीफेरी में मुझे भी देखने को मिलती है, जो हमारे पास रेफर होकर आते हैं पेशेंट, तो जो 1-1, 2-2 महीने के बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है, 2-4 महीने के बच्चों को, या 2 साल 4 साल से छोटे, ये काफी कॉमन है, जो सर एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो जो मेन पेरेंट्स के लिए मेरे से सबसे अनुरोध रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको मैक्सिमम जो कफ है वो 1-2 वीक में ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा जो इन्फेक्शन खत्म होगा, वायरल इन्फेक्शन खत्म होगा, उसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो उसमें बेटर है कि आप घरेलू चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी का हनी हो गया या गुनगुना हो गया, विक्स, थोड़ा सा विक्स लगा ले, थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको स्टीम दे दे नॉर्मल पानी की, ठीक है, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, गुनगुनी चीजें इस्तेमाल करें, तो मैक्सिमम चीजें आपकी बिलीव करें 80 to 90% चीजें इसी से ठीक हो जाएंगी आपकी। ये एक बात बताइए सर, देखिए MBBS की और B फार्मा M फार्मा की पढ़ाई में बहुत अंतर है, लेकिन आधे लोग पैसा बचाने के चक्कर में पता लगा पहुंच गए मेडिकल स्टोर और वहीं से दवाई ले ली, और B फार्मा वाले ने भी अपना हिसाब से अपने तजुर्बे से दवाई दे दी। अब अगर इतना ही एक्सपर्ट होते तो फिर डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता थी, फिर आपकी या डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे की क्या आवश्यकता थी? लेकिन परिजन ये करते हैं।
जी सर, तो उन्हीं को मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम केसेस में आपकी कफ 1-2 वीक में ऑटोमेटिक चली जाएगी। जैसे वायरल इन्फेक्शन कम होगा, मैक्सिमम केसेस में चला जाएगा। कुछ डेंजर साइन होते हैं, खतरे के लक्षण, जो मैं आपको बता देता हूँ इसके माध्यम से, कि जैसे बच्चा सांस ले रहा है, तेज चल रही है सांस नहीं ले पा रहा, बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं पा रहा, बिल्कुल सुस्त लग रहा है, उसमें फिर हमें पहली एक्सरे करा के प्रॉपर हमें ऑस्कल्टेट करके फिर उसमें डिसीजन लेना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन उसको फिर आपको रेफर करना है, जो आप बोल रहे हैं ना कि फार्मा वाले, मेडिकल वाले। तो अगर जब तक पेरेंट्स को ये बात पता नहीं चलेगी कि कब सिरप नहीं देनी है हमें प्रॉपर, बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के, बिना सीनियर पीडियाट्रिशियन की सलाह के हमें प्रॉपर कब सिरप नहीं देनी है, अपने से मेडिकल से नहीं लेनी है, तो फिर ये आधी सी जो ये घटनाएं हो रही है बीच बीच में, वो काफी सारी कम हो जाएगी। तो मेरा यही पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा पेरेंट्स क्या होपलेस हो जाते हैं, थोड़ा एंग्जियस हो जाते हैं, बच्चे की खांसी कर पाते। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज बता देता हूँ सबसे जरूरी, कि जो छोटे बच्चों में जो खांसी हो रही है वो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। उनका नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो जो उनके अंदर सिक्रेशंस बन रहे हैं अपने, उनको वो बाहर निकाल रहे हैं कब करके। अब वो कब सिरप दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम उनका वो रिफ्लेक्स खत्म कर रहे हैं। तो जो उनके अंदर सिक्रेशंस बन रहा है, छोटा बच्चा कब बाहर नहीं निकाल पाएगा, जो स्पुटम बन रहा है उसके, वो बाहर नहीं निकाल सकता अपने से। 4-5 साल से छोटा बच्चा वो खांसी के माध्यम से या वॉमिटिंग या लूज स्टूल के माध्यम से ही वो बाहर निकाल रहा है कब। अब आपने उसको कब मेडिसिन देके उसका वो रिफ्लेक्स भी खत्म कर दिया है, तो वो कब सारा चल रहा है उसके अंदर। इसी पर मेरा एक सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे सर से। सत्यप्रकाश दुबे सर, एक प्रैक्टिस और देखने को मिलती है, ये जो माता पिता है हमारे, क्योंकि जैसा अभी कहा डॉक्टर राकेश ने कि जब बलगम होता है बच्चे उसे निकाल नहीं पाते, जाहिर बात उन्हें तरीका नहीं आता, और कई बार उनको तरीका भी नहीं आता और उनको घिन भी लगती है। तो ऐसे में माता पिता क्या करते हैं, हलक में उंगली डाल के उल्टी करवाते हैं। ये भी कई बार हमने देखा है, कई घरों में होता है ये। तो ये सेफ है कि नहीं है ये तरीका? नहीं, ये तो बहुत ही अनसेफ है, क्योंकि बच्चों का जो लैरिंग्स होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो बहुत ही ऊंचा होता है। अगर आप उंगली ज्यादा अंदर डाल देंगे तो कई बारी ऐसी कंडीशन में, मान लो अगर बच्चा उल्टी करता है और बाद में दोबारा से सांस अंदर खींचता है, तो सिक्रेशन सांस की नली में जा सकता है और वो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि हमारे पीडियाट्रिशियन भाई अभी बता रहे थे कि देखिए, बच्चे जो रहते हैं दुनिया में उनसे बड़ा कीमती कोई भी नहीं है हमारे जीवन में, और आजकल तो बच्चे लोगों के पास कम ही। इसलिए हमें बच्चे के इलाज के अंदर कुछ भी चीजें, ओटीसी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जो है, आपको नहीं लेना चाहिए। और हमेशा बच्चों के इलाज को आपको अच्छी तरीके से ही करना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया वार्निंग साइन की, अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, यदि बच्चे की पसली तेज चल रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन आने तक के पहले ही अगर वो पीडियाट्रिशियन या ईएनटी सर्जन इनकी सलाह ले लें या रेस्पिरेटरी फिजिशियन की सलाह ले लें, क्योंकि कई बार कारण कई चीजों से मिले होते हैं। कई बच्चे जैसे रात के अंदर जो है सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, बहुत तेज खर्राटे मारते हैं, तो उसके अंदर कई बार क्या रहता है कि नाक के पीछे टॉन्सिल और एडेनॉइड बहुत पड़े हुए रहते हैं। तो बहुत सारे वेरिड कारण होते हैं जिनके ऊपर एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा करने के बाद ही जो है बच्चों को सही उपचार दिया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज बच्चे इतने फ्रेजाइल होते हैं कि वो बड़ों की तरह बहुत ज्यादा आघात सहन नहीं कर पाते। ये बच्चे भर्ती होते हैं और पता लगा स्थिति देखते ही देखते बिगड़ जाती है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम बाय नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली कंसल्टेंट की सलाह लेकर और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। अमूल्य सर, एक चीज की दिक्कत और है, हमारे यहाँ इतने समझदार लोग हैं, हम लोग भी यही करते हैं। उसमें होता क्या है, बच्चे को खांसी है, पड़ोस बच्चे को खांसी है, पड़ोस के बच्चे ने डॉक्टर को दिखा लिया, उसका पर्चा लिया, वही लेके चले गए, बोला मेरे बच्चे को भी खांसी है, दवाई दे दो, यानी एक ही पर्चे में पूरा मोहल्ला निपटा देंगे, पता लगा। ये जबकि बार बार डॉक्टर राकेश भी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश भी कह रहे हैं कि भाई हर बच्चा अलग चीज लेकर आया है, उसकी अलग समस्या हो सकती है, खांसी की अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन नहीं, वो एक पर्चे में कई बार पूरा मोहल्ला निपट जाता है। वो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर राकेश ने भी बोली है। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो जागरूकता देने की जरूरत है, और सरकार को भी, कि 5 साल से कम बच्चों में अगर रेगुलर यूज में कफ सिरप की जरूरत नहीं है तो सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। ठीक बात है, पहली बात। दूसरी बात है कि लोगों को ये जरूर है, क्योंकि हर बच्चे का सिम्टम अलग है। किसी को खांसी 3 दिन की होगी, किसी को 4 दिन की होगी, किसी को 2 दिन की होगी। तो बच्चे को जो सिम्टम्स है, गांव में भी हम लोग भी आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, लोगों को पूछते हैं क्या करते हैं, कोई मध पिला देता है, कोई पानी पिला देता है, गुनगुना पानी दिला देता है, वो दिलाए।
वो तो आप अपने घर में करें, कोई हल्दी में डाल के पानी पिलाते हैं, लेकिन किसी और की प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पेशेंट में, सिंपल बुखार में भी नहीं चलती। और गांव में जो क्वैक्स हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ खुले रूप से दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है, इसलिए वो दे रहे हैं ना। अगर उपलब्धता को हम कम करें, और लोगों को भी ये जरूर सचेत है, खासकर ये जो पूरी घटना है, कि किसी और के प्रिस्क्रिप्शन सुन ले, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं। हमारे पास आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन गए हैं, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स है, वहां पे आप जाएं और उन्हीं के दिए हुए इलाज लें तत्कालिक। अगर 2 दिन या दो दिन से ज्यादा का होता है, ये भी जरूरी है मरीजों के लिए कि 1 दिन की साधारण फीवर में आप के बाद अगर आप जाते हैं, 2 दिन के बाद आप जाएं और वहां उनकी सलाह लें। जो ज्यादा होगा तो वहां पे जाएं। और सरकार को भी ये जरूर है, अभी देखिए कि जो रिकमेंडेशंस है, अगर इसके साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है तो इसको भी पीडियाट्रिक के लिए या तो बच्चों के लिए ऐसी कोई सिरप लाए जो बेसिकली ये जो बाकी जो इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल के जो परसेंटेज है उसको कम करके लाए, या बाकी अरे को सर बंद करें। 0.1% अलाउड थी, उससे कम और क्या होगा, उससे 48% कर दिया इन लोगों ने। 48.6%। देखिए ये तो एडल्टेरेशन का भी मामला है सर, यहाँ पे सिर्फ कप सिरप का मामला नहीं है, कप सिरप में भी एडल्टेरेशन हुई है सर। ये दवाई में एडल्टेरेशन के भी मामला है सर, ये ठीक बात है कि आपकी। आपने कौन कंटेंट डाला है केमिकल का, जो 48.6% जो लगी है। तो इसकी पूरी परचेजिंग जो पॉलिसी है, जहां से बन रहा है, जो इसको अप्रूव कर रहे हैं, जहां से परचेजिंग हो रही है, इसकी क्वालिटी टेस्ट के जो मामले हैं, ये तीनों चीज को पैरामीटर्स की जरूरत है। और अगर ये हालांकि थोड़ा टेक्निकल पहलू है सर, उसमें मैं भी नहीं जाना, क्योंकि डिबेट जो मेरी है वो फिलहाल बच्चों के माता पिता के लिए कि वो क्या करें, तो उस पर मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा आप सवाल है आपसे एक, दुबे सर, फिर मैं राकेश सर के पास जाऊंगा। दुबे सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई डॉक्टर्स की ओपीडी फीस इतनी महंगी है कि बच्चों के लिए, बच्चे तो हमारे लिए अनमोल हैं सर, आपने भी कहा, बच्चों के लिए हम कई बार वो अवॉइड कर जाते हैं कि कौन जाए डॉक्टर को फीस दे, खांसी तो है, ये दवाई ले लेते हैं, पिछली बार तो काम कर गई थी, इस बार भी काम कर जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, पता लगा 3 महीने पहले खांसी की दवाई ली, वो 3 महीने पड़ी हुई है, और हम उसको मान के चलते हैं कि इस पे एक्सपायरी पूरे साल की है, ये उसी पोटेंसी से काम करेगी, उसी ताकत से काम करेगी। देखिए सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ पर शादी ब्याह होता है तो हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमें गाड़ी लेनी होती है तो हम खर्च करते हैं, होटल में जाके पार्टी करते हैं तो वेटर को टिप देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की फीस 500 या 800 रुपए या 200 या 300 रुपए है, तो उसको देने के अंदर हम जो है प्रिस्क्रिप्शन उसका फॉलो करते हैं। कई मरीज ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपके पर्चे की दवा दे दी थी लेकिन आराम नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में पेरेंट्स को और सभी लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि हेल्थ जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है और सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है। दुनिया के दिखावे में आप इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप जो है डॉक्टर के यहाँ जाकर कंसल्टेशन के लिए 15 दिन बीत गए हैं साहब, हम तो 17वें दिन आए और उसके लिए झगड़ा करते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। ये हेल्थ किस तरीके की प्रायोरिटी है और हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा किया जाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है और जान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और जैसे हम हर चीज के लिए कंसल्टेंट का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम गरबा अगर करने जाते हैं तो अपनी ड्रेस को डिजाइनर के पास लेकर जाते हैं, और जब हमारे बच्चे के इलाज की बात आती है तो हम रिपीट करते हैं। कुल मिलाकर मैं आपके माध्यम से इन पेरेंट कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों की हेल्थ से बड़ा दीजिए। ठीक बात है। ये मैं आपको देख नहीं पा रहा सर, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश, मैं यही सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि एक कॉमन मिथ है कि अगर दवाई पर एक्सपायरी 1 साल की बची है तो लोग मानते हैं कि हाँ ये 1 साल तो अभी वैलिड है, जबकि उसे वो खोलकर उसे आधा या पौना या जितना मर्जी यूज कर चुके हैं। क्या ये सच नहीं है कि एक बार अगर आपने दवाई खोल ली और एटमॉस्फेयर के संपर्क में वो दवाई आ गई है तो अब उसकी पोटेंसी खत्म है, वो एक ही डोज के लिए है, आपकी बीमारी खत्म हो गई, उसको फेंक दीजिए, अब अगली बीमारी पर अगली दवाई आएगी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे वो एक्सपायरी डेट उसके लिए है कि वो ओपन नहीं हुई है बोतल, तब वो एक्सपायरी डेट उसके लिए फॉलो करनी है। लेकिन एक बार के बाद कई सारे एनवायरनमेंट से हमारे पास बैक्टीरिया वायरस उसमें जा सकते हैं, उसका एडल्ट्रेशन हो सकता है, उसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कई कंपोनेंट उसमें कंस्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगे समय के साथ, तो उसकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी, उसकी हार्म
उसको अब चेक तो नहीं कर रहे आप, तो उसमें हार्मफुल वेरिएंट्स डेवलप हो जाएंगे, तो वो तो हमें बिल्कुल मना है। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं, एंटीबायोटिक को भी वो आप जैसे कह रहे हैं वो चलाते रहते हैं, लगातार चलाते रहते हैं, उनको मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि एक बार एंटीबायोटिक में पानी मिलाया आपने, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रखना है। ऐसे ही सेम जो पैरासीटामोल की सिरप है, कॉमन मेडिसिन के लिए मैं बात कर लेता हूँ, जैसे पैरासीटामोल है, वो आप जैसे बोल रहे थे कई महीने चलाते रहते हैं, तो सारी दवाइयों की इफेक्टिवनेस कम होगी। हमें नहीं पता कि कौन सा वायरस बैक्टीरिया उसमें जाके क्या कर रहा है, क्या उसमें एनवायरमेंटल जो एक्सपोजर हो रहा है उसकी डिग्रेड हो रही है मेडिसिन, तो वो बिल्कुल खतरनाक एक परंपरा है, धारणा है। तो हमें तुरंत ज्यादा से ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा ना हमारी माताओं बहनों को भी समझना पड़ेगा सर। हमारी माताएं बहनें कई बार बच्चों की चिंता में ये दवाइयों को चीनी और चाय पत्ती समझ लेती हैं, इस चक्कर में कि पता लगा अपना बच्चा बीमार है और अभी रात हो रही है तो बगल के घर से पैरासीटामोल की सिरप मांग ली कि बच्चा बुखार है, जरा सिरप दे दीजिए। पता लगा उसके बच्चे ने 6 महीने पहले इस्तेमाल करी थी। तो यही जो धारणा है, इसी को ध्यान रखना है, इसको बचना है इन चीजों से। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर राकेश बागड़ी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सत्यप्रकाश दुबे सर, हमारे एंटी स्पेशलिस्ट हमारे साथ थे, आपको भी धन्यवाद करता हूं सर। बहुत सारे मिथ थे जो जरूरी थे तोड़ने, आप लोगों ने उनका जवाब देके कई चीजों को बताया। तो एक माता पिता के तौर पर आपकी जितनी चिंताएं हैं उसका ख्याल रखिएगा। कुल मिलाकर 3-4 चीजें हैं। डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई बच्चों को मत दीजिए, बच्चों क्या खुद को भी मत दीजिए। और बहुत सही कहा सत्यप्रकाश दुबे सर ने, लाखों का खर्चा हम करते हैं शादियों में, बाकी चीजों में, लेकिन हेल्थ के मामले में डॉक्टर की फीस हमको महंगी लगने लगती है। दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि छोटे बच्चों को आप अवॉइड ही करें, डॉक्टर की सलाह पर ही करें। तीसरा, दवाई अगर घर में है और वो इस्तेमाल हो चुकी है तो अगली बार भी वो उसी ताकत से काम करेगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे हटा दीजिए, कई बार वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं।